जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक सिंह टीचर प्राइम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और इसी क्रम में लेकर आ गया हूं एक और पीवाईक्यू जो 2016 का है, पेपर 2 साइंस। इस क्रम में हम पूरा 2013-2011 का जो भी पीवाईक्यू है सारा कंप्लीट हम करेंगे। 2017 का क्यों छोड़ दिया गया है पीवाईक्यू सीरीज में, क्योंकि 2017 वाला एकदम सेम पेपर 2021 में पूछा गया था। आप जो 2021 का पेपर देखेंगे वह 2022 में जैसे एग्जाम हुआ था तो आप उसको देख सकते हैं, इस सीरीज में लगाया गया। प्ले लिस्ट में जाइएगा, साइंस पीवाईक्यू अब डालेंगे तो आ जाएगा। और आप इस टीचर प्राइम एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग के पास शेयर भी कीजिए कि कोई आपका दोस्त साथी मित्र छूटे ना हो। जो पीवाईक्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख रहे हैं कि 2017 वाला जो क्वेश्चन था वह 2021 में पूछ लिया गया था। तो इसी तरह से हम देखेंगे। अगला देखिए, आप देख ही पा रहे हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे आगे जो हमारा यह 2016 का पीवाईक्यू है और ये कब का है तो दिसंबर का है। कब का है? दिसंबर का है। ठीक, तो हम आगे देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन यह है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या नियंत्रित करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या क्या नियंत्रित करती है? तो यह कक्षकों का अभिविन्यास नियंत्रित करती है। कक्षकों का अभिविन्यास बताता है। कक्षकों का आकृति क्या बताता है? तो यह द्विगंशी क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम संख्या या आपका मुख्य क्वांटम संख्या और या स्पिन मतलब जो चक्रण क्वांटम संख्या होता है वह बताता है। ठीक, तो ये हो जाएगा कक्षकों का अभिविन्यास। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है, क्या नियंत्रित करती है? तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, यह ध्यान में रखेंगे। स्कर्वी रोग किस कमी के कारण होता है? तो आपको पता है कि स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग जो होता है मसूड़े, उसके बाद त्वचा से संबंधित बीमारी होती है। जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे फलों से प्राप्त होता है हमारा विटामिन सी। ठीक, अब जैसे संतरा, मौसमी, उसके बाद आंवला, इन सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलती है। इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? तो सबसे पहले हम समझें कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। कि कोई भी अम्ल जो पानी में घुलकर संपूर्ण आयन में वियोजित नहीं होते। मतलब ऐसे समझ लो कि पूर्णतः घुल नहीं पाते हैं, पूर्णतः आयन में वियोजित नहीं होते हैं, वह दुर्बल आयन होते हैं। जो पूर्णतः घुल जाते हैं, पूर्णतः आयनित में वियोजित हो जाते हैं, वह प्रबल अम्ल होते हैं। तो प्रबल अम्ल आप इतना तो ये आपको पता ही है कि प्रबल अम्ल है यह HNO3 है, यह H2SO4 है और यह HCl है। यह आपका सिट्रिक एसिड जो है यह दुर्बल अम्ल है। क्या है? दुर्बल अम्ल। इसका फार्मूला होता है CH3COOH होता है। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित किया था? वह है जॉन रे। कौन है? जॉन रे। जॉन रे ने जंतुओं की पहचान के लिए एक तालिका विकसित किए थे। तो तालिका कौन विकसित किए थे या की कौन विकसित किए थे? तो वह जॉन रे साइंटिस्ट है। ठीक, बीज रहित फल का कोई उपयोग नहीं है, वह नारियल में होता है। किसमें? नारियल में। बीज रहित फल का कोई उपयोग नहीं है तो क्या होगा? नारियल में होगा, क्योंकि इसका हम भ्रूणपोष ही उपयोग में लाते हैं। देख लीजिएगा, नारियल में खाने योग्य भाग इसका भ्रूणपोष और बीज ही होता है और तब बीज रहित नारियल का कोई व्यावसायिक या खाद्य उपयोग नहीं होगा। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। कपास के रेशे किससे प्राप्त होते हैं? बीज खोल से। जो बीज का खोल होता है उसी से क्या होते हैं? कपास यानी कॉटन प्राप्त होते हैं। अब देखें, जो कपास होगा ना तो उसके अंदर का जो बाहरी आवरण होगा, उसके बाद जो उसमें कॉटन होता है उसके अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। तो जो बीज के खोल होते हैं वही होते हैं। रेशम के कीट किस अवस्था से रेशम प्राप्त करते हैं? तो जो रेशम के कीट होते हैं किस अवस्था से प्राप्त करते हैं? तो होता है प्यूपा। क्या होता है? प्यूपा। जो छोटे छोटे
कीट यानी लार्वा जो होते हैं वह जो पत्तियां होती हैं शहतूत की उसी पे इन लोगों को छोड़ दिया जाता है और फिर खाते हैं और खाकर बड़े होते हैं, ठीक। और फिर वह क्या बनाते हैं, अपने जो ये कीड़ा है अपनी लार्वा से एक तरफ क्या करता है, पूरा प्यूपा बना लेता है और उसी में वह जो कीट होता है रेशम का कीट वो अंदर का हो रहता है, बैठ जाता है और अपने तरफ से एक तरह से क्या कर ले, वो अपना घर बना लेता है और वो उसी को क्या कहा जाएगा, प्यूपा या कोकिन कहा जाता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको पानी में उबाल कर मतलब मार दिया जाता है। बहुत ही अन्याय होता है लोगों के साथ कि मतलब अपने घर में बनाते हैं रहने के लिए, अपने मतलब जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, तब तक लोग मतलब जो भी जीव मनुष्य है उसको क्या करते हैं, पानी में गर्म पानी में उबाल देते हैं, वो मर जाते हैं। फिर से जो प्यूपा होता है उसी से उसको क्या किया जाता है, उसमें से रेशा निकाला जाता है। तो ये हो गया, प्यूपा हो जाएगा। आगे हम देखेंगे एपिकार्टिकल अंकुरण विशेषता है, जली पौधों में नहीं। मक्का समझिएगा, जो एपिकार्टिकल अंकुरण होता है वो द्विबीजपत्री में होता है, जैसे कि आप चना, मटर, ठीक। आप अगर कह रहे हैं कि मक्का एक बीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री, धान, गेहूं, ये सब क्या होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं। तीन में नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, एक भाग नीचे रह जाता है और एक भाग क्या होता है, ऊपर चला जाता है एपिकार्टिकल अंकुरण में। तो द्विबीजपत्री, जैसे जितनी भी दाल होते हैं, दाल वाली फसलें जो भी है, दाल जो भी है, ठीक, इन दाल में सब जितने भी दालें हैं सब क्या होते हैं, द्विबीजपत्री होती हैं, ठीक। जैसे सरसों भी हो गया, द्विबीजपत्री होती है। देखिएगा, ऊपरी भूमि का एपिकार्टिकल अंकुरण बीजपत्र जमीन के अंदर ही रहते हैं और एपिकार्टिकल लंबा होकर बाहर आता है। यह कई द्विबीजपत्री जैसे मटर, चना आदि में देखा जाता है, ठीक। तो किसमें होता है, द्विबीजपत्र में होता है, डाइकोट वाले। HIV मुख्यतः संक्रमित करता है, किसे करता है, तो लिम्फोसाइट। तो जो हमारा सहायक लिम्फोसाइट होता है उसी को करता है संक्रमित। कौन HIV का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस होता है। और यह HIV किसका वायरस है, तो एड्स का वायरस है, आप ये भी ध्यान में रखिएगा। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो डाउन सिंड्रोम गुणसूत्रीय गुणन की विसंगति है, जो क्रोमोसोमल मल्टीप्लिकेशन एनोलॉजी मतलब ट्राइसोमी 21 हो जाता है, ठीक। देख लीजिएगा, डाउन सिंड्रोम होता है किसके, गुणसूत्रीय गुणन विसंगति के कारण होता है। इसका देख लीजिएगा भी, डाउन सिंड्रोम 21 गुणसूत्र मतलब 21वें गुणसूत्र के त्रिसूत्रता के कारण होता है। जो गुणसूत्र संख्या गुणन की एक क्या है, विसंगति होती है। जो 21वें होते हैं उसमें क्या होती है, विसंगति हो जाती है। निम्न में से किस पौधे के रंध्र दिन में बंद तथा रात में खुलते हैं, तो जितने भी मतलब मरुस्थली पौधे होते हैं अधिकतर, जैसे नागफनी, वही कैक्टस, ठीक ना, नागफनी में होता है कि ये ऐसा इसीलिए करते हैं, नागफनी मतलब जो कैक्टस पौधा होता है, कि धूप मतलब दोपहर या मतलब पूरा दिन में धूप बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो अगर अपनी रंध्र को खोलते हैं तो पूरा पानी उससे क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, वो पूरा सूख जाएंगे। इसीलिए वो क्या करते हैं, दिन में पौधे के रंध्र दिन में बंद रहते हैं और रात में क्या होते हैं, खुलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कैक्टस यानी नागफनी हो जाएगा, नागफनी। इसीलिए वो सरवाइव कर पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये वाला नहीं होगा, हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बी। 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 जल के अणु मिलकर ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल बनाते हैं। 6 CO2, 12 H2O, 6 C6H12O6 और 6 O2 और 6 H2O। शिक्षण कौशल के परीक्षण का उत्तम ढंग क्या होगा, शिक्षण कौशल के परीक्षण का क्या होगा, एक पाठ में सभी शिक्षण कौशल का प्रयोग करना। एक कोई पाठ है उसमें सभी शिक्षण कौशल का प्रयोग कर देना। एक पाठ में उपयुक्त शिक्षण कौशल का चयन करना।
एक पाठ के अंतर्गत सर्वाधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे बेहतर इसमें से रहेगा एक पाठ में उपयुक्त शिक्षण कौशलों का चयन करना। जैसे कोई एक पाठ है, एक लेसन लिया जा रहा है, उसमें हम एक ही शिक्षण कौशल का चयन करें, ठीक, तो बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर हम सभी मिक्स कर देंगे तो पता चलेगा बच्चा किसी को वो पकड़ पाया, वो नहीं पकड़ पाया, तो फिर उसमें समस्या होगा सभी बच्चों के लिए। तो एक ही हम शिक्षण कौशल का चयन करें। ब्लूम का भावात्मक पक्ष का तत्व तो नहीं है। ब्लूम के भावात्मक पक्ष का तो ग्रहण करना, संगठन, मूल्य स्थान और विश्लेषण। विश्लेषण नहीं है, ठीक ना, यह हो जाएगा डी वाला। तो ब्लूम के कितने पक्ष थे? तो ब्लूम के 3 पक्ष थे, यह ध्यान में रखिएगा। पाठ योजना सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? पाठ योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है? तो यह सबसे पहले उद्देश्य, प्रणाली, पाठ वस्तु, गृह कार्य। सबसे पहले उद्देश्य तय किया जाएगा कि पाठ योजना में जब भी पाठ योजना बनाया जाए तो उसमें देखा जाए कि उद्देश्य क्या है। आप देख पा रहे हैं कि आप 2021 का, 2019 का, 2018 का आप क्वेश्चन किए हो, मतलब PYQ में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था। लेकिन इसमें जो पुराने मतलब मॉडल पेपर हैं, मॉडल पेपर नहीं बोले उसे PYQ बोल रहे हैं, तो उसमें ये सब क्वेश्चन भी दिए है। तब आज की अपेक्षा पिछला वर्ष का मतलब 2016 2013 का क्वेश्चन क्या है? हार्ड है थोड़ा सा। अब देखिए आगे। प्रकृति के लिए विज्ञान को मान्यता है। प्रकृति के लिए विज्ञान को मान्यता है। तो कौन सा मान्यता है? सामान्यता, वास्तविकता, आत्मनिर्भरता, अनिश्चितता। तो प्रकृति के लिए विज्ञान क्या है? वास्तविकता है। जो भी हम देखते हैं कि हमारे प्रकृति में चीज़ें हो रही है, वो विज्ञान उसके लिए क्या करता है कि रियलिटी में कि ये क्या चीज़ है, सही है। देखिएगा इसका, विज्ञान प्रकृति के नियमों और परिघटनाओं को वास्तविकता और तथ्य आधारित परमाणु के धरातल पर समझने का माध्यम है। जो भी मतलब चीज़ें, जैसे हवाएं चल रही है तो कैसे चल रही हैं, बादल बन रहा है तो कैसे बन रहा है, ठीक, कोई भी अगर मतलब हम जिंदा कैसे हैं, आदमी बूढ़ा कैसे होता है, यह विज्ञान के द्वारा ही संभव होता है। तो वही कह रहा है कि विज्ञान प्रकृति के नियमों और परिघटनाओं को वास्तविकता और तथ्य आधारित परमाणु पर धरातल के रूप में क्या करता है? निकालता है कि बताता है कि यह क्या है, ऐसे होता है। सृजनात्मक छात्रों की विशेषता है। अगर कोई भी छात्र क्रिएटिविटी है, देख रहे हो, क्रिएटिव है, सोचने की मतलब नया चीज़ें सीखने की क्षमता उसमें या सीखना चाहता है, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा जिज्ञासा अगर कोई है बालक, तभी हो पाएगा। अगर उस बालक में जिज्ञासा नहीं है तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हम देखें, अगर हमारे मन में जिज्ञासा नहीं है कि कोई भी चीज़ देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी हम देख पा रहे हैं कि कैमरा है, तो कैमरा में कैसे काम कर रहा है, कैसे मतलब वीडियो बना रहा है, क्यों फोटो नहीं खींच पा रहा है, ये सारी चीज़ें, जैसे लाइट जल रही है, ये हम लिख रहे हैं तो कैसे लिख पा रहे हैं, ये का मन में जिज्ञासा जब होती है तो उसके बारे में हम क्या करते हैं? जानने की कोशिश करते हैं। तो सृजनात्मक बालक का विशेषता क्या है? जिज्ञासा है। यह नहीं समस्याओं से अनभिज्ञ हो, बुद्धि का भाव हो, यह तो व्यक्तिक नवीनता का भाव हो, यह सब गलत है, तीनों भी सही है। निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन है। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन समझेंगे तब। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ताप में परिवर्तन 50 डिग्री, तो केल्विन स्केल पर ताप में परिवर्तन कितना होगा? तो आपको पता होगा कि डेल्टा C इक्वल टू डेल्टा K, मतलब जितना यह डेल्टा C में बढ़ाएंगे उतना ही डेल्टा मतलब केल्विन में बढ़ाएंगे, तो मतलब 0 का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 0 का। तो 50 बढ़ाया जा रहा है तो कितना बढ़ेगा? 50 ही बढ़ेगा। चलिए एक चीज़ देखिएगा आप, 50 के होगा, फार्मूला इसका होता है, फार्मूला भी आप याद करके रखिएगा, आगे क्वेश्चन में आ सकते हैं। केल्विन बराबर C प्लस 273.15 अगर परिवर्तन करने के लिए दे रहा है तब। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फार्मूला, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32 हो जाएगा, ठीक।
यह दोनों फार्मूला आप लर्न करके रखिएगा। अगर कह रहा है कि फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलिए, सॉरी फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, उसे बदला जा सकता है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में, सब में बदल जा सकते हैं जब ये आपको फार्मूला याद रहेगा तब। एक और चीज़ पूछेगा कि मान लो अगर पूछ ले कि -40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर किस तापमान के बराबर होगा, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, या यहाँ पे लिख लीजिएगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप इसको विशेष से ध्यान में रखिएगा। 3 तार जिनका प्रतिरोध क्रमशः 101 ओम, 2 ओम, 3 ओम है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये तीनों अलग अलग क्रम में जुड़े हैं तो इनका प्रतिरोध क्या हो रहा है समांतर क्रम में। तो इसको हम पहले बना लेते हैं फिगर इसका, जिससे हमें आसानी समझ में भी आएगा। इसको हम एक बैटरी से जोड़ दिए, तब आप देखेंगे यह पॉजिटिव यह निगेटिव। ठीक, तो एक हमारा 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम है। ठीक, तो फार्मूला होता है समांतर क्रम का 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R1 क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/1 होगा। ठीक, वन बाई 3। तो हो जाएगा, तीनों का अगर लसा लेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 1 3 प्लस 2, 3 दूना 5 1 6, 6/6, तो यह हो जाएगा 1/R। तो 1/R इक्वल टू, मतलब इससे हम डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो R इक्वल टू हो जाएगा 1 ओम। कहाँ गलत हो गया है, दोनों का लसा 6। ठीक, 3 दूना 6, 1 6 होगा। और यहाँ से गलती हो गया, देखिए यह 6 होगा। ठीक, 6 3 9 और 2 11, यह हो जाएगा 11/6। तो फिर हम जब इसको उल्टा करेंगे तो R हो जाएगा 6/11 ओम, यह सही हो जाएगा। R इक्वल टू 6/11 ओम, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यह ध्यान में रखिएगा। ठीक, किसी गैस में ध्वनि की चाल भी तथा गैस के परम ताप T में संबंध होगा। तो अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं, ठीक ना, तो वेग भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका क्या होगा, किसके समानुपाती है, तो इसके समानुपाती होगा, V प्रोपोर्शनल टू, सॉरी T, मतलब ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश चाल, तो आंतरिक परावर्तन के लिए पहला चीज जो सबसे जरूरी है वह होना चाहिए डेंसर से, मतलब सघन से विरल। किसमें जाना चाहिए, सघन से विरल। सबसे पहले हम देख ले, वायु से जल में यह हो जा रहा है विरल से सघन हो रहा है, यह हमारा एयर, इसका 1.02
1.33 होगा जल का, फिर से 1.02 1.55, इसका 1.33 टू 1.33 टू 1.00, 1.5 टू 1.33। तो किसमें मतलब आंतरिक परावर्तन हो सकता है? तो इन दोनों में तो नहीं होगा, इसमें और इसमें हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में सही मतलब सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए, मतलब एक ऑप्शन को बताना है तो सही कौन होगा, तो ये हम देखेंगे कि देख रहे हैं कि 1.5 और 1.33, क्योंकि इन लोगों के अपवर्तनांक अधिक है, तो ये हमारा डी वाला जो ऑप्शन होगा वह सही होगा। और इसे ऑप्शन सी भी सही होगा अगर डी नहीं रहता तब। ठीक, आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? आपको पता है p इक्वल टू एम इंटू भी, तो v इक्वल टू हो जाएगा p अपान एम। गतिज ऊर्जा का फार्मूला आपको पता है के ई इक्वल टू 1/2 एम भी का स्क्वायर। ठीक, तो भी का जो मान इसमें हम रखेंगे 1/2 इंटू एम इंटू जो भी है p अपान एम का होल स्क्वायर। तो एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा तो एक एम बच जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 p का स्क्वायर अपान एम। तो इसको हम लिख लेंगे p का स्क्वायर अपान इसे हम लिख लेंगे p का स्क्वायर अपान 2m हो जाएगा। तो p का स्क्वायर अपान 2m, ये हमारा d सही है। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। ऐसे आप ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि जितना हम PYQ कराए हैं उसमें से 3-4 बार आया हुआ क्वेश्चन, तो आप इसको याद ही कर लीजिए, या मतलब समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए कि कैसे हो रहा है, और समझ लेंगे तो हमेशा के लिए हो जाएगा। प्रतिरोध E वाले किसी प्रतिरोधक तार के सिरों का विभवांतर नियत करने पर तार का उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब हीट जो है किसके अनुक्रम, हीट का हम फार्मूला लिख लेते हैं पहले। पूछ रहा है हीट किसके मतलब प्रतिरोध जो तार है E है उसके अनुक्रमानुपाती है क्या? E के 1/E के, मतलब इसमें दो ऑप्शन दे दिया 1/E 1/E 1/E। चलिए देखिए, या B या C कोई भी हो सकता है, या मतलब अगर आ रहा है ऑप्शन तो ये हो जाएगा v का स्क्वायर इंटू टी अपान आर। ठीक, तो कह रहा है सिरों का विभवांतर नियत करने पर, जो विभवांतर है इसको हम क्या कर दें, नियत कर दें। ठीक, तो समय तो हमारा हो जाएगा h इक्वल टू आर, हमारा क्या हो जाएगा, आर ही हमारा क्या है, ई है, तो 1/E, मतलब h इसको प्रोपोर्शनल टू कर ले रहे हैं तो h प्रोपोर्शनल टू 1/E हो जाएगा। एक लाइन और लिख बीच में यहाँ पे समझ लीजिएगा, इसको अगर हम लिख ले ऐसे, ये हमारा नियत हो गया तो 1 इंटू टी इंटू ई। ठीक, तो जब हम इसको हटाएंगे तो 1/E हो जाएगा। ठीक, तो बी या सी मतलब दोनों सही है, कोई भी आप ऑप्शन लगा सकते हैं। लॉजिक चिन्ह प्रदर्शित करता है। अब इसमें ऑप्शन में जैसे क्वेश्चन में नहीं था कि कौन सा मतलब किसको प्रदर्शित कर रहा है, फिगर नहीं था, तो यहाँ पर हम फिगर बना दिए हैं। जैसे आप देख रहे हैं एंड गेट है, तीन जो होते हैं वो मुख्य होते हैं, वही मेन है, या और गेट है, यह नॉट गेट है, और एंड गेट है।
आप इसको भी देख सकते हैं। पेपर में वैसे आने की संभावना तो है नहीं, लेकिन मतलब आ जाए तो उसके लिए आप तैयार करके रखें कि PYQ है। वैसे सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन मतलब 2019 2021 का आया, 2018 का देख रहे हैं, 2017 का, तो ऐसा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी आप तैयार करके रखेंगे तो बहुत बेहतर होगा। ठीक, तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से पूर्व दिशा में गतिमान करता है तथा उस पर 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में 2 सेकंड तक कार्य करता है, तो अंतिम वेग क्या होगा? 2 kg द्रव्यमान का एक पिंड है 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से पूर्व दिशा में। आप बस क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना देख लीजिए कि पूर्व दिशा में गतिमान कर रहा है, उस पर उत्तर दिशा में 2 सेकंड तक कार्य किया जा रहा है, तो किधर जाएगा? पूर्व से उत्तर, पूर्व से दक्षिण, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर? ये तो होगा नहीं। अब पूर्व से देखिए, पहले पूर्व जा रहा है फिर उत्तर की ओर लग रहा है, तो पूर्व से उत्तर, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल लगाने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक, पूर्व से दक्षिण की ओर जाएगा नहीं, पूर्व से क्या बोलते हैं, उत्तर की ओर 45 डिग्री की ओर जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक जो है वह है निकिल। क्या होता है? निकिल। जो अब देखेंगे, जैसे कि आप पढ़े होंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन से क्रिया कराया जा रहा है, निकिल उत्प्रेरक है, तो यह बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो किसका उपयोग किया जाता है? निकिल का उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। कौन सा अमोनिया की सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ, ये अमोनिकी सिल्वर नाइट्रेट जो है इसी को हम टॉलन अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TOLLEN, टॉलन रिजेंट। ठीक, टॉलन रिजेंट होता है, टॉलन अभिकर्मक। तो ये पूछ रहा है इसमें कि किसके साथ सफेद अवक्षेप देता है, तो एसिटिलीन के साथ सफेद अवक्षेप देता है, ये हमारा एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, अगला क्वेश्चन 118। 128 ग्राम SO2 में मोलों की संख्या होगी, तो मोल के लिए हम लिखिए, फार्मूला होता है मोल इक्वल टू भार बट्टा अणुभार। तो भार तो आपको दे दिया 128 ग्राम, लेकिन अणुभार कैसे निकालेंगे? तो अणुभार आप निकाल लेंगे अणुभार बराबर, किसका अणुभार है? SO2 का। ठीक, SO2 सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 2, तो हो जाएगा 32 प्लस 16 दूना 32, हो जाएगा 64, तो हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8, 6 दूना 12, मतलब 2 आ जाएगा, 2 मोल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, अगला हम देखेंगे FeCO5 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होगी, ये भी 11th का है, ऑक्सीकरण संख्या निकालने जो दिया है। तो जो हमारा कैसे हम निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या? तो हम लिखा Fe प्लस कार्बोनिल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो कार्बोनिल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। अब आप पूछेंगे 0 कैसे हो रहा है? तो समझिए कि जितने भी, जैसे मैं पूछे H2O की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो 0 होगी। NH3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो 0 होगी। CO2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो 0। क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि यह कंपाउंड है, इस पर कोई आवेश नहीं है, उदासीन यौगिक है। ठीक, आयन नहीं है, इसीलिए इस पर कोई आवेश नहीं। और ऑक्सीकरण संख्या जितने भी मतलब धातु आयन यौगिक दिए हैं, इन सभी का बीजगणितीय योग निकाल दें तो क्या होगा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो Fe
प्लस 0 इक्वल टू 0, मतलब 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। जल की अस्थायी कठोरता, अस्थायी नहीं अस्थायी कठोरता कौन सा यौगिक उत्तरदायी है? तो जल का अस्थायी जितने भी बाइकार्बोनेट होते हैं, HCO3 बाइकार्बोनेट अस्थायी कठोरता होता है, जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये जल के अस्थायी कठोरता है। इसे तो होगा नहीं, तो यही हो जाएगा MgSCO3। मैग्नीशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट जो होंगे वह क्या होंगे? अस्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये CaCl2 और यह जो दोनों हैं अस्थायी कठोरता है, क्या है? अस्थायी कठोरता, ठीक। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो जल में अघुलनशील होता है, ये जल में घुलता ही नहीं है, मतलब अवक्षेप बना लेगा या नीचे बैठ जाएगा, समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से हम 120 क्वेश्चन क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। तो और भी आप सभी लोग को जो यह 2016 का दिसंबर का PYQ है, ठीक। तो इसके बाद 2015 का, 2014 का, 2013 का, 2011 का, जितना और भी 2-3-4 है वो आपको इसी चैनल पर टीचर प्राइम एकेडमी पे मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं, क्योंकि आपका शेयर और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट हमारे लिए ही मोटिवेशन होगा, ठीक। तो आप वीडियो को पूर्णतः देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार देखिए। कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सर, ठीक, कि ये समस्याएं हैं, तो आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जाएगा, ठीक। अब मिलेंगे फिर से नए एपिसोड में, ठीक। जय हिंद।